हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के अंतर्गत 2 लेक्चर पढ़े। पहले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी इस बारे में कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से हमारी बॉडी में होने वाली जो वाइटल एक्टिविटी है या जैविक क्रियाएं हैं वो साम्यावस्था में कैसे बनी रहती हैं, किस तरीके से केमिकल कंट्रोल्स यानी हार्मोन्स हमारी बॉडी की जैविक क्रियाओं को नियंत्रित रखते हैं। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस का इन्वॉल्वमेंट एंडोक्राइन सिस्टम के साथ। और दूसरी चीज इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा हम लोगों ने? पिट्यूटरी ग्लैंड। आज बच्चों हम इस बात का टेस्ट देंगे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा। देखिए, ये बहुत जरूरी है कि केवल पढ़ते रहने से सिलेक्शन नहीं होता। बोर्ड में तो आप पास हो सकते हो, लेकिन अगर आपको रियल में सिलेक्शन चाहिए तो क्या पढ़ाई, इसको जज करना बहुत जरूरी है। अब जज कैसे करें? एमसीक्यू के साथ। जब तक मल्टी चॉइस क्वेश्चंस आप नहीं करेंगे तब तक आप ये मान लें कि आप सिलेक्शन से दूर हैं, चाहे जितना रट लें, चाहे जितना पढ़ लें, और कोई पढ़ा दे, मैं पढ़ा दूं या दुनिया की कोई फैकल्टी पढ़ा दे आपको। जो भी आप पढ़ते जाएं उसके आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएं और देखिए आप सिलेक्शन की तरफ नहीं जाओगे, सिलेक्शन आपकी तरफ दौड़ के आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू, आज का टेस्ट। देखें, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, उस स्क्रीन पर आए हुए क्वेश्चंस की मैं हिंदी भी बताऊंगा और आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। आप अपने हिसाब से आंसर करिए। आंसर करने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपने पहले क्वेश्चन का आंसर क्या दिया, सेकंड का क्या दिया, थर्ड का क्या दिया। और फिर मैं जब इसका सॉल्यूशन बताऊंगा उसके साथ आप मैच करिए कि आपका गलत है या सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, सबको दिख रहा है। द हार्मोन्स secreted by endocrine gland are released into the, इसकी हिंदी है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित हार्मोन्स जाता है या किसमें स्रावित किया जाता है? बाइल, वेनस ब्लड में, सलाइवा में, म्यूकस में। बाइल का मतलब होता है यकृत रस शिराओं से के ब्लड में, लार में या म्यूकस में। चलिए भाई आंसर दीजिए। आपका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में नोट करें, जल्दी से नोट करें। चलिए अब मैं इसको आंसर करता हूं आपको कि इसका आंसर बेटा आएगा, इसका आंसर जो होगा वो होगा सेकंड। इसका आंसर जो आएगा वो होगा सेकंड। सॉरी, इसका आंसर है वेनस ब्लड। अब क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं सारी की सारी इंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। ये ऐसी ग्रंथियां होती जिनमें नलिकाएं नहीं होती और इनसे स्रावित होने वाला पदार्थ हार्मोन्स कहलाता है। और ये हार्मोन्स जो होते हैं वो ब्लड में सीक्रेट किए जाते हैं। अब ब्लड में भी 2 चीजें थी, आर्टेरियल ब्लड में, धमनियों के ब्लड में, या सिराओं के ब्लड में सीक्रेट किया जाता है। इस बात को भी यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये वेनस ब्लड में बेटा सीक्रेट किया जाता है।
तो चलिए बात करते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की। जल्दी से टाइप करो आंसर। अब आपकी स्क्रीन पर आने वाला दूसरा सवाल है ये। सभी तरीके के सवाल आएंगे बेटा, जैसे कि नीट का पेपर होता है, और यहां पर आप खुद ही जज कर रहे हैं, इसलिए पूरी बात को ध्यान से समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? हार्मोन्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। हार्मोन की आवश्यकता बहुत कम मात्रा में शरीर को होती है। दूसरा, हार्मोन आर रिलीज्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। सारे हार्मोन्स रुधिर में स्रावित होते हैं। तीसरा, हार्मोन्स आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन। हार्मोन्स अपने कार्यों के लिए बहुत ही विशेषीकृत होते हैं। चौथा ऑप्शन है, हार्मोन्स प्रोवाइड एनर्जी और बिल्डिंग मटेरियल्स। हार्मोन्स हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और शरीर को निर्मित करने वाले पदार्थों को बनाते हैं। चलिए आप आंसर बताइए, इनमें से कौन सा गलत है? विच इज इनकरेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? जल्दी करिए, कमेंट बॉक्स में नोट करें अपना आंसर, नोट करें। चलिए अब इसके सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं। बेटा सबसे पहला लिखा हुआ हार्मोन्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, यह बिल्कुल सही बात है। हमारे शरीर को हार्मोन्स की बहुत कम आवश्यकता होती है। ये उतने ही शरीर से स्रावित किए जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से जितने टारगेट सेल्स को जरूरत होती है। दूसरा स्टेटमेंट है, हार्मोन्स आर रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने सीखा कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकले हुए पदार्थ सीधे ब्लड में, वेनस ब्लड में सीक्रेट किए जाते हैं। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल राइट है। पहला राइट हो गया, दूसरा राइट हो गया। तीसरे की बात करें, हार्मोन्स आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन। हार्मोन्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से विशेषीकृत होते हैं। विशेषीकृत का मतलब इन द सेंस क्या है यहाँ पर, कि जो हार्मोन्स जो काम करता है वही करेगा। जैसे यहाँ पर हम बात करें कि इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, तो वो दूसरा काम नहीं करेगा, वो अपना ही काम करेगा। जीएच ग्रोथ हार्मोन से तो ग्रोथ के लिए इंड्यूस करेगा बॉडी को, तो वो इंसुलिन की तरह काम नहीं करेगा, ग्लूकोज पे शर्करा को बदलेगा नहीं। यानी कोई भी हार्मोन हमारे शरीर में जो होता है वो अपना एक निश्चित प्रकार का काम करता है। तो बेटा इस तरीके से स्टेटमेंट थर्ड भी यहां पर सही है। हार्मोन्स प्रोवाइड एनर्जी और बिल्डिंग मटेरियल्स, ये बात बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। गलत होने का कारण क्या है? कभी किसी हार्मोन्स के द्वारा एनर्जी नहीं दी जाती, और ना ही ये हमारे शरीर के बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल्स प्रोटीन होता है। बात समझ में आई? इसलिए हमारा जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये पूरी तरह से गलत है। हार्मोन्स प्रोवाइडेड एनर्जी और बिल्डिंग मटेरियल इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। सॉल्यूशन सबको समझ में आ गया होगा। बातें करने से कोई फायदा नहीं होता भाई, क्वेश्चन ध्यान से करें। ये टेस्ट है, ये क्लास नहीं है कि बाद में भी सुन लोगे। टेस्ट को टेस्ट की तरह सीरियस होकर के दे, फालतू बातें करने से कोई मतलब नहीं बेटा। चलिए अब आपकी स्क्रीन पे आता है आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड। जल्दी से पढ़ने का भी तरीका, कितनी जल्दी आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है पेपर पढ़ने के चक्कर में बहुत सारा समय आपका खराब हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, द सिस्टम विच कोऑर्डिनेट डिफरेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी इज। इनमें से कौन सा सिस्टम ऐसा है जो शरीर को समन्वित रखता है या शरीर की सभी प्रकार की जैविक क्रियाओं को कोऑर्डिनेट करता है? एक बार दोबारा, द सिस्टम विच कोऑर्डिनेट डिफरेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी इज। शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों को निम्न में से किस तंत्र के द्वारा समन्वित रखा जाता है? पहला था नर्वस सिस्टम ओनली, तंत्रिका तंत्र के द्वारा केवल। दूसरा है इंडोक्राइन सिस्टम ओनली, अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा केवल। तीसरा है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र के द्वारा। चौथा ऑप्शन है नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। अपना आंसर दीजिए, तंत्रिका तंत्र
और अंतःस्रावी तंत्र, दोनों में से आप जल्दी से अपना आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर करें बेटा। चलिए, इसका आंसर होगा बेटा नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। अब बात यह आती क्यों होगा, ऐसे तो आंसर पीछे बुक में भी पड़े रहते हैं। आप हर चीज को ईमानदारी से सुने। आपको पहले लेक्चर में एक बात बताई गई कि हमारा शरीर हमेशा साम्यावस्था में रहना पसंद करता है, और उस साम्यावस्था और सारे सिस्टम एक साथ समन्वित होकर के एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए इस शरीर को जीवित रखते हैं। और इन दोनों कार्यों के लिए कोऑर्डिनेशन और होमियोस्टेसिस दोनों के लिए रेगुलेशन यानी कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। और ये कोऑर्डिनेशन हमारे शरीर के दो तंत्र के द्वारा किया जाता है। नर्वस सिस्टम के द्वारा पॉइंट टू पॉइंट बहुत तेजी के साथ बिकम फास्ट, और दूसरा होता है बेटा यहाँ पर इंडोक्राइन सिस्टम, जो केमिकल्स के द्वारा, जो हार्मोन्स के द्वारा हमारे शरीर की होमियोस्टेसिस कंडीशन को रेगुलेट करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। अगर इन दोनों में से कोई एक नहीं लिखा होता तो दूसरा विचार किया जाता। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि तंत्रिका तंत्र के द्वारा भी किया जाएगा और अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा भी किया जाएगा, क्योंकि दोनों मिलकर के हमारे शरीर को होमियोस्टेसिस कंडीशन में बनाए रखते हैं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा। द हाइपोथैलेमस इज कनेक्टेड टू द एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी बाय हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन, हाइपोफाइशियल पोर्टल आर्टरीज, रीनल पोर्टल आर्टरीज, हिपैटिक पोर्टल आर्टरीज। हाइपोफाइशियल पोर्टल शिरा के द्वारा, हाइपोफाइशियल पोर्टल धमनी के द्वारा, रीनल पोर्टल धमनी के द्वारा, हिपैटिक पोर्टल वेन्स के द्वारा। बेटा रीनल यहां पर किडनी से मतलब है और हिपैटिक का मतलब होता है यकृत, यकृतीय पोर्टल शिराओं के द्वारा। चलिए आंसर करें अपना, आप जल्दी से आंसर करें। देखो इसमें जो इसका आंसर है वो आंसर है इसका 2, हाइपोफाइशियल पोर्टल आर्टरीज। अब आपको मैं याद दिला दूं, शायद आप भूल रहे हो। आपको एक चीज बताई गई थी, क्या बताया गया था, जरा ध्यान दीजिए इस बात को, दोबारा से देखिए। ये हाइपोथैलेमस था, ये हाइपोथैलेमस था, सपोज करो ये हाइपोथैलेमस था, और इस हाइपोथैलेमस के द्वारा ये इस्थमस, और इस्थमस के बाद ये लगी हुई यहां पर ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स थी। ये देखिए ये हाइपोथैलेमस, यहां पर आप देख रहे हो कि ये हाइपोथैलेमस है। यहां पर आप देखिए इसको क्या बोला गया था, इसको बोला गया था हाइपोथैलेमस, और इससे हमने बोला था पिट्यूटरी, इससे बोला गया पिट्यूटरी। ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये हाइपोथैलेमस। अब वो कह रहा है कि हाइपोथैलेमस इज कनेक्टेड टू द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी इज। यहां पर आपने देखा था कि यहां पर हमने एक ऐसे पोर्टल वेन यहां पर ऐसे बनाई हुई थी। अभी आप पुराने लेक्चर में जाएंगे तो ये आपको डायग्राम ऐसे ही मिल जाएगा, ऐसे। और ये जो होता है इसको हम कहते हैं हाइपोफाइशियल, हाइपोफाइशियल पोर्टल, इसी को कहते हैं हाइपोफाइशियल पोर्टल आर्टरीज। तो इसके द्वारा यहां से निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, यहां से आने वाले हार्मोन्स यहां पर इस तरीके से यहां पर ऐसे सीक्रेट किए जाते हैं। अब आपको पूरी तरीके से बात याद आ गई होगी, दोबारा से सुन लीजिए, यहां पर देख लीजिए। ऊपर हाइपोथैलेमस, नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी कनेक्टेड टू द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। देखो अगर इसमें इस्थमस लिखा होता है, किस तरीके से स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर लिखा होता तो आंसर अलग होता है। यहां पर इसने पोर्टल सिस्टम की बात की। हमारे शरीर में 3 प्रकार के पोर्टल सिस्टम होते हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम और हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट्स इनसाइड द पिट्यूटरी।
आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर। तो बेटा इसका आंसर आप समझ चुके हैं अच्छे से। चलिए बात करते हैं बिना टाइम बर्बाद कर, एक एक सेकंड कीमती होता है, समय बर्बाद नहीं करना, कोई भी बात नहीं करनी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर इस समय से। सोमेटोस्टैटिन इनहिबिट द रिलीज ऑफ, ये ओमेटोस्टैटिन नहीं है बेटा, ये सोमेटोस्टैटिन है। इसको जो है आप ऐसे समझो, ये सोमेटोस्टैटिन है, सोमेटोस्टैटिन। सोमेटोस्टैटिन इनहिबिट द रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन्स, कैल्सिटोनिन, ग्रोथ हार्मोन्स, पैराथार्मोन्स। हिंदी में अगर बात करें तो सोमेटोस्टैटिन हार्मोन्स का स्राव इनमें से किसके द्वारा बंद किया जाता है? सोमेटोस्टैटिन इनहिबिट द रिलीज ऑफ, उल्टा मैं बोल गया, निम्न में से किस हार्मोन के स्राव को सोमेटोस्टैटिन के द्वारा बंद किया जाता है? जल्दी से आंसर सोचें। सोमेटोस्टैटिन इनमें से किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? बेटा एक बार फिर से समझ लें, इन चारों हार्मोन्स में से किसके स्राव को सोमेटोस्टैटिन बंद करता है? इसका आंसर है थर्ड। अब तुम सोच रहे हो क्यों है इसका जो सोमेटोस्टैटिन है, जो सोमेटोस्टैटिन है, इसका दूसरा नाम होता है GHIH। अब इस GHIH का मतलब ही होता है ग्रोथ हार्मोन्स इनहिबिटरी हार्मोन्स। जो ग्रोथ हार्मोन्स के स्राव को रोकता है उसको हम GHIH यानी सोमेटोस्टैटिन कहते हैं। लर्निंग क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इस बात को, इसका कोई वैसे सॉल्यूशन नहीं है, इसे आपको लर्न करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ये क्वेश्चन मेरा खुद का आपके साथ कराया हुआ क्वेश्चन है। क्लास में फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, सेकंड में भी बताया गया कि GnRH स्टिमुलेट द गोनेडोट्रोपिन, GnRH स्टिमुलेट द, यह हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है। इनमें से किस ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है? जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए, याद होगा आपको। आपको बताया था मैंने कि हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से GnRH निकला और निकल करके कहाँ गया था? ये गया था बेटा पिट्यूटरी में गया था। कहाँ गया था? पिट्यूटरी ग्लैंड में गया था। याद करो, ये बात आपको बताई गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। क्या आंसर हो जाएगा इसका? थर्ड। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात की जाए, द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज कनेक्टेड टू हाइपोथैलेमस थ्रू हाइपोफाइशियल वेन्स, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, हाइपोफाइशियल आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स। जरा ध्यान दीजिए इस पे। तो बेटा इसका आंसर, द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज कनेक्टेड टू हाइपोथैलेमस थ्रू। पिट्यूटरी ग्रंथि का पोस्टीरियर लोब, पिछला पिंड, किसके साथ? हाइपोथैलेमस के साथ किससे संबंध बनाता है? हाइपोफाइशियल वेन से, न्यूरोसिक्रेटरी सेल से, हाइपोफाइशियल आर्टरी से और पल्मोनरी वेन से। चलिए आंसर करिए। मान लेते हैं ये हाइपोथैलेमस और ये पिट्यूटरी का पोस्टीरियर लोब। अब पिट्यूटरी का पोस्टीरियर लोब जो होता है, ये एंटीरियर लोब है, ये एंटीरियर लोब, और ये इसका पोस्टीरियर लोब है।
अभी कह रहा है कि पोस्टीरियर लूब इनमें से किसके द्वारा कनेक्ट होता है। देखो हाइपोफाइशियल वेन लिखा, आर्टरी लिखा या जो भी लिखा है, वेन्स लिखा है, ये सारा खेल इसका है, इसका, इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें हमने क्या बताया था कि डायरेक्ट सेल्स यहां पर आकर के इस प्रकार से ऐसे जुड़ी होती है। तो आंसर क्या आना चाहिए? आंसर साफ है बेटा, इसका आंसर आना चाहिए न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। द पोस्टीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज कनेक्टेड हाइपोथैलेमस थ्रू न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। यहाँ पर जो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स थी इनके द्वारा डायरेक्ट कनेक्ट करता है कौन? पोस्टीरियर लूब। एंटीरियर लूब में क्या था कि यहाँ हाइपोथैलेमस से आए हुए जो हार्मोन्स होते हैं वो यहाँ पर हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन में जाके खुलते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट न्यूरोसिक्रीटरी सेल से ये जुड़ा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। इससे सरल सवाल नहीं हो सकता है, जल्दी से आंसर करें। इनमें से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? जल्दी बोलिए। पिट्यूटरी ग्रंथि, लार ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। जल्दी से बोलिए, आंसर करिए कमेंट बॉक्स में फटाफट। इसका आंसर होगा सैलिवरी ग्लैंड। लार ग्रंथियां कभी भी क्या नहीं होती है? क्या नहीं होती है? इंडोक्राइन नहीं होती है, अंतःस्रावी नहीं होती है। लार ग्रंथियां हमेशा बहिर्स्रावी ग्रंथियां होती हैं, क्योंकि इनमें डक्ट पाई जाती है, इनमें नलिकाएं पाई जाती है और इनसे निकला हुआ स्राव ब्लड में नहीं मुंह में निकलता है भाई। हाँ चलिए अब हम लोग बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 9। देखो उस क्वेश्चन में दम नहीं है, इसलिए फिर ज्यादा इसमें समय नहीं बर्बाद करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोर्ड इन हेयरिंग बॉडीज। इनमें से कौन सा हेयरिंग बॉडीज में क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है, जमा किया जाता है। सोमेटोक्राइनिन, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन या फर्स्ट एंड सेकंड बोथ? जल्दी से बताएं, आंसर करें, आंसर करें भाई। क्वेश्चन नंबर 9 को आंसर करें। इसका आंसर आएगा सोमेटोक्राइनिन और वाइसोप्रेसिन दोनों। अब तुम्हारी समझ में जो चीज नहीं आई ना वो मैं बताता हूं आपको। तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आई कि ये हेयरिंग बॉडी क्या है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि आपको ये चीज समझ नहीं आई कि ये हेयरिंग बॉडी क्या है। चलो इसको देखो, जैसे ये पिट्यूटरी है ना, ये पिट्यूटरी ऐसे, और पिट्यूटरी का जो पोस्टीरियर लूब है ये वाला, इसमें जो ऊपर से न्यूरॉन्स आती हैं, यहां से न्यूरॉन्स आ रही ना, वो इस तरीके से यहां पर बहुत सारी न्यूरॉन्स ऐसे हो जाती है, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर में। यहां पर जो है इनके न्यूरॉन्स के एंड्स होते हैं, जो एक्सान्स होते हैं साइनेप्टिक नॉट के रूप में। यहाँ तो ये हेयर लाइक दिखाई देते हैं, बालों के गुच्छे की तरह यहाँ पर दिखाई देते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं हेयरिंग बॉडीज। और हेयरिंग बॉडीज किसको स्टोर करेगा? एक बार वापस क्वेश्चन पे चले तो सोमेटोक्राइनिन और वाइसोप्रेसिन को, एडीएस भी कहते हैं, इसको याद करो। याद आया? चलिए अब बात करें बेटा हम क्वेश्चन नंबर 10 की। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्रिवेंट वाटर लॉस इन यूरिन। इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो मूत्रता यानी मूत्र को कम करता है या मूत्र में जल की मात्रा को कम करता है? ऐसे हार्मोन को बताना है। ऑक्सीटोसिन, वाइसोप्रेसिन, सोमेटोक्राइनिन, सोमेटोस्टैटिन। जल्दी करें, आंसर टाइप करें कमेंट बॉक्स में जल्दी से। इसका सही आंसर है बेटा वाइसोप्रेसिन। आपको याद होगा कि इस हार्मोन्स के बारे में मैंने आपको बताया था। क्या बताया था कि वाइसोप्रेसिन को हम क्या कहते हैं? एडीएच। और एडीएच का मतलब होता है एंटी डाईयूरिएटिक हार्मोन्स। डाईयूरिएसिस यानी ज्यादा मूत्रलता। अब क्या बताया था हमने कि अगर एडीएच की मात्रा, एडीएच की मात्रा अधिक होगी तो यूरिन की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर एडीएच की मात्रा
ADH की मात्रा कम निकलेगी तो यूरिन की मात्रा बढ़ जाएगी, और इसी प्रकार यूरिन बढ़ने की घटना को हमने क्या बोला था, डायबिटिस इंसिपिडस। इसी को हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। याद आ गया? इसका शर्करा से कोई लेना देना नहीं, वो होती है डायबिटीज मेलिटस। जैसे हम मधुमेह की बीमारी कहते हैं जिसमें शर्करा बाहर आती है, उसको हम कहते हैं डायबिटीज मेलिटस, और उसका इंसुलिन की वजह से, इंसुलिन हार्मोन्स की वजह से होती। ये डायबिटीज इंसिपिडस है, ये एडीएच की वजह से होती है। ऐसे रोगियों को अधिक मात्रा में मूत्र आता है, बार बार पेशाब करने जाते हैं, क्योंकि एडीएच का काम है कि जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आप नेफ्रॉन्स होते हैं वहां से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये जब कम निकलेगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा, वो वाटर सीधे सीधे मूत्र के रूप में बाहर आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, थोड़ा सा समय लिया, लेकिन पूरी बात हमने आपको यहाँ पर डिस्क्राइब की। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। विच ऑफ द फॉलोइंग लूब ऑफ पिट्यूटरी एट्रोफीज ड्यूरिंग fetal development and is smaller in adult? इनमें से कौन सा पार्ट पिट्यूटरी का है? देखो ये सारे पार्ट पिट्यूटरी के लिखे, पार्स डिस्टैलिस, पार्स इंटरमीडिया, एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस, ये मैंने सब बताए थे आपको कल के लेक्चर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन सभी संरचनाओं में से वो कौन सा भाग है जो फेटल लाइफ का मतलब होता है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो भ्रूण का जो विकास होता है उसको बोलते हैं हम लोग फेटल लाइफ के समय, क्या कह रहा है, एट्रोफीज, बड़ा हो जाता है, और जब हम बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, उस समय छोटा हो जाता है। तो जल्दी से बताएं भाई इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है पार्स इंटरमीडिया। ये आपको क्वेश्चन लर्न करना पड़ेगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड की जो पार्स इंटरमीडिया होती है वो फेटल लाइफ में लार्ज हो जाती है और एडल्ट होने पर वो छोटी हो जाती है। ठीक है, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, अल्टीमेट। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन इन लिंक डायरेक्टली टू बॉडी वेयर एज अदर हार्मोन्स मोस्टली कंट्रोल अदर ग्लैंड्स? क्वेश्चन का मतलब है कि इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो हमारे शरीर को डायरेक्ट लिंक करता है, जबकि मैंने आपको बताया था कि पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और क्यों कहते हैं बैंड मास्टर, क्यों कहते हैं इसको? चूंकि ये खुद कुछ नहीं करती है, किसी और ग्लैंड से काम करवाती है। लेकिन एक हार्मोन ऐसा है पिट्यूटरी से निकलने वाला जो डायरेक्ट बॉडी को यानी कोशिकाओं को लिंक करता है। जल्दी से बताएं, आंसर करें भाई, आंसर करें। देखा, बहुत सारी चीजें पढ़ाते समय नहीं आई, लेकिन क्वेश्चन करते समय नई नई क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा ना कि क्वेश्चन करने से फायदा है, पढ़ने के बजाय बायोलॉजी अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आई होप यू 100% क्या करोगे, सेलेक्ट हो जाओगे। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए भाई? 12 नंबर का जो आंसर है वो है सोमैटोट्रोफिन। क्लियर हुआ? सोमैटोट्रोफिन का दूसरा नाम बताइए, खोज के बताइए, कमेंट बॉक्स में नोट करें इसका सेकेंडरी नेम क्या है। चलिए तब तक हम आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, which of the following pituitary hormones is known to have diabetogenic effect? इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है पिट्यूटरी का जो डायबेटोजेनिक क्या करता है, प्रभाव दिखाता है? TSH, LH, GH, PRL, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, या ग्रोथ हार्मोन्स, या प्रोलैक्टिन हार्मोन्स? जल्दी से बोलिए, लर्निंग क्वेश्चन, टाइम बर्बाद नहीं करना। इसका सही आंसर होगा बच्चों GH। जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है ये डायबेटोजेनिक इफेक्ट मधुमेह से संबंधित प्रभावों को दिखाता है। तो ये भी लर्निंग क्वेश्चन था, इसमें लॉजिक नहीं है, और ज्यादातर हार्मोन में आपको बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी, हमें भी बेटा याद करनी पड़ती, कुछ चैप्टर है बायोलॉजी में से। अगला क्वेश्चन नंबर 14 अब आपके सामने है, तो 14 नंबर को ध्यान से सुने। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लॉन्ग इन अ बोनी कैविटी ऑफ व्हिच स्कल बोन? पिट्यूटरी ग्रंथि
किस हड्डी की गुहा में स्थित होता है? मैं थोड़ा सा हिंट्स करता हूं आपको। मैंने पढ़ाया था कि सेला टर्सिका नामक गुहा में स्थित होती है। वो सेला टर्सिका गुफा जो होती है जिसमें ऐसे स्थित होती है पिट्यूटरी, वो कौन सी बोन है? याद करो, आपको इस तरीके से ऐसे बताया था मैंने कि ये पिट्यूटरी है और पिट्यूटरी के नीचे एक ये बोन पाई जाती है। इस बोन का नाम बताना है आपको। इस प्लेस को हम कहते हैं सेला टर्सिका, इसे कहा जाता है सेला टर्सिका। और ये बोन कौन सी है? इस बोन का नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें, ऑप्शन नोट करें। इसका नाम है स्फेनॉइड बोन। क्या नाम है इसका बेटा? स्फेनॉइड बोन। स्फेनॉइड बोन की सेला टर्सिका नामक गर्त में पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है। तो चलिए बात करेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 15 की। वाह भाई, बड़ा गजब क्वेश्चन है, बड़ी लंबी लंबी लैंग्वेज दिख रही है इसमें तो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पार्स इंटरमीडिया एट्रोफीज ड्यूरिंग फर्टाइल डेवलपमेंट। भ्रूणीय अवस्था के दौरान पार्स इंटरमीडिया बढ़ जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लॉक्ड इन सेला टर्सिका। पिट्यूटरी ग्रंथि सेला टर्सिका में स्थित होती है। न्यूरोहाइपोफाइसिस सिंथेसाइज टू हार्मोन्स। न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा दो हार्मोन्स सिंथेसिस किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। हेयरिंग बॉडी आर प्रेजेंट इन न्यूरोहाइपोफाइसिस। हेयरिंग बॉडी न्यूरोहाइपोफाइसिस में स्थित होती है। आंसर बताएं, जल्दी से आंसर बताएं। बड़ा मस्त क्वेश्चन है भाई, दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए चलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर को डिनोट करें, जल्दी से। इसका आंसर आएगा बेटा ये बात बिल्कुल गलत लिखी हुई है। और इसमें गलत क्या लिखा हुआ है? यहां पर ये क्या लिखा हुआ है? सिंथेसाइज। ये सिंथेसाइज नहीं करता है, सीक्रेट करता है। ये बनाती नहीं है न्यूरोहाइपोफाइसिस, कोई हार्मोन नहीं बनाती। सारे हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से आकर के न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स या हेयरिंग बॉडी के द्वारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से स्रावित किए जाते, बनाए नहीं जाते। यहां पर क्या लिख दिया उसने? सिंथेसाइज। अगर यहां लिखा होता सीक्रेटेड टू हार्मोन्स तब ये स्टेटमेंट सही होता। तो चलिए बात करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई हाइपोथैलेमस में सीक्रेट विच हार्मोन्स? हाइपोथैलेमस में उपस्थित सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई के द्वारा किस हार्मोन्स को स्रावित किया जाता है? हमने कल बताया था आपको कि हाइपोथैलेमस में न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स जो होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियाई कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? हम न्यूक्लियाई कहते हैं। तो इन सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई के द्वारा किस हार्मोन्स को स्रावित किया जाता है? एडीएच, ऑक्सीटोसिन, पिटोसिन, बोथ टू एंड थर्ड। जल्दी बोलिए, आंसर करें। 16 नंबर। सीक्रेट किया जाता है बेटा एडीएच को। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई के द्वारा एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स को सीक्रेट किया जाता है। क्वेश्चन बेटा लर्निंग है, पहले हमने नहीं बताया है आपको क्लास लेते समय, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सीक्रेटेड बाय कॉर्टिकोट्रॉप्स इन ह्यूमंस? कॉर्टिकॉइड्स एडिनल ग्लैंड से संबंधित क्वेश्चन है। इनमें से कौन से हार्मोन्स को एडिनोकॉर्टिकॉइड्स के द्वारा स्रावित किया जाता है? जल्दी से बोलो। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सीक्रेटेड बाय कॉर्टिकोट्रॉप्स इन ह्यूमंस? वो कौन सा हार्मोन है इसमें जो कॉर्टिकॉइड्स को, एडिनल कॉर्टिकॉइड्स को क्या करता है? एडिनल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है। वो कौन सा हार्मोन? जल्दी से आंसर करिए। देखो पहला ऑप्शन आपको लग रहा है ना, एडिनोकॉर्टिको है ना, आ गया कॉर्टिको, और एमएसएच दोनों जो होते हैं फोर्थ, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स? इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो तंत्रिका स्रावी ग्रंथियों के द्वारा सीधे सीधे संबंधित होता है? पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स नार्मोसा ओनली, पार्स डिस्टैलिस ओनली। जल्दी करें आंसर, ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है भाई, जल्दी करें।
जल्दी करें। देखिए पार्स डिस्टैलिस, पार्स इंटरमीडिया एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्ट हैं, ये नहीं हो सकता। पार्स इंटरमीडिया और पार्स नार्वोसा, अब एक एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और क्या रहा, डायरेक्ट कंट्रोल टू न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हमेशा पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम होता है पार्स नार्वोसा ओनली। तो इसका आंसर जाएगा बेटा थर्ड। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। टाइम नहीं है, फिक्स है कि कितने समय में क्वेश्चन करना है। अभी मैं सोल्यूशन बता रहा हूं, अलग बात है। सोल्यूशन बता रहा हूं इसलिए देर लग रही, वरना अगर खुद को पेपर करना हो तो 30 सेकंड से ज़्यादा अगर आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन में लग रहे हैं, फिर आपकी तैयारी पर्याप्त नहीं है। क्योंकि 45 मिनट में आपको नीट में करना पड़ेगा, वरना आपकी फिजिक्स छूटेगी, केमिस्ट्री छूटेगी, कुछ ना कुछ छूटेगा जरूर। तो जो नीट का खेल है ना, ये सिलेक्शन कम रिजेक्शन ज्यादा है। जिसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी, जिसकी स्पीड नहीं होगी, जिसकी पढ़ने की स्पीड नहीं होगी, जिसका ब्रेन तुरंत नहीं चलेगा, वो कितना ही पढ़ ले वो सेलेक्ट नहीं होते। ये पढ़ने का खेल नहीं है भाई, ये बुद्धि लगाने का खेल है। कभी अगर आपको ये लग रहा है कि बहुत पढ़ने से सिलेक्शन होगा, तो मेरा मानना तो ये है कि पढ़ने से, पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन बहुत ज्यादा 14 घंटे 13 घंटे 15 घंटे पढ़ने से नहीं भाई। क्विक एक्शन ब्रेन को सिखाओ, और ये तभी सीखेगा कब, जब आपको MCQ की प्रैक्टिस होगी। चलिए, द न्यूरो इंडोक्राइन स्ट्रक्चर इज, न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम इज, इनमें से तंत्रिका, अंतःस्रावी संरचना है, हाइपोथैलेमस, एड्रिनल कॉर्टेक्स, पैंक्रियास, थायराइड। क्वेश्चन समझा दूं मैं आपको, ऐसा कौन सी संरचना है जो दोनों में पार्टिसिपेट करती है, नर्वस सिस्टम में भी और इंडोक्राइन सिस्टम में भी। जल्दी से आंसर करो, बहुत सरल क्वेश्चन, इससे सरल क्वेश्चन हो नहीं सकता। इसका आंसर है हाइपोथैलेमस। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस जो होता है वो क्या करेगा, बोलो क्या करेगा, वो करेगा ये कि दोनों होता नर्वस सिस्टम का पार्ट है, फोरब्रेन का पोस्टीरियर पार्ट हाइपोथैलेमस, और इंडोक्राइन इसलिए चूंकि इसके द्वारा इनहिबिटरी और एक्सीलेटरी यानी स्टिमुलेटरी हार्मोन्स दोनों को सीक्रेट किया जाता है। चलिए बात करते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स डायरेक्टली रेगुलेट द सिंथेसिस ऑफ एंड सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, पिट्यूटरी हार्मोन्स, एड्रिनल हार्मोन्स, पैराथार्मोन्स। हाइपोथैलेमस के द्वारा निकले हुए जो सीक्रेशंस हैं वो, हाइपोथैलेमिक हार्मोन डायरेक्टली रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ। हाइपोथैलेमस से निकले हुए हार्मोन्स निम्न में से किस ग्रंथि को डायरेक्ट रूप से हार्मोन स्रावित करने अथवा रोकने के लिए उत्तेजित करते हैं या रेगुलेट करते हैं? तो हमेशा की तरह ध्यान रखें, सबसे सरल सवाल था पिट्यूटरी हार्मोन्स, बिकॉज हाइपोथैलेमस डायरेक्टली कनेक्टेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड्स, और वहां से आने वाले हार्मोन्स दो प्रकार के होते हैं, एक जो क्रियाओं को बढ़ाते हैं और दूसरे जो क्रियाओं को मंदित करते हैं। तो फिर मिलते हैं